हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार बिहार दरोगा 2025 के लिए लगे हुए होंगे। तो आज है हम लोगों का दोस्तों 8वां दिन और 8वां प्रैक्टिस सेट को लेकर के आपके सामने आए हैं। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं इन 7 प्रैक्टिस सेट को तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे भाई। कह रहा है कि तैतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो तैतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है मेरे भाई ये किससे है, तो यजुर्वेद से संबंध है इसका। यही अगर बात करें तो आपसे कि ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो वो ऋग्वेद से होता है। कहता गौपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है दोस्तों स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है दोस्तों ये किसका है, तो यजुर्वेद का से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो उरुवेला जब भगवान बुद्ध गए तो उसमें से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी, तो रंपा जो साधक थे दोस्तों इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। अब हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की क्या किया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व में जो है 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम जो था दोस्तों सिद्धार्थ था। और ये 35 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और बुद्ध धर्म जो है दोस्तों पुनर्जन्म में क्या करता है, विश्वास करता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे। तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक जो थे दोस्तों निम्न में से कौन से थे, तो बल्लवाचार्य थे। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, बल्लवाचार्य थे। ठीक है, अगर वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक पूछता है तो क्या हो जाएगा, रामानुजन हो जाएगा। ठीक है, रामानुज हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक कौन होगा, तो रामानुज हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, आनंद तीर्थ हो जाएगा। वही अगर सनक संप्रदाय के पूछेगा दोस्तों तो निम्बकाचार्य होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के किस शिलालेख में पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो दूसरा जो शिलालेख है उसमें क्या किया गया है, पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ये जो अशोक के उत्तराधिकारी किनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे कौन, अशोक थे। ठीक है, ध्यान रखना है। और बिंदुसार के ही पुत्र कौन थे दोस्तों, अशोक थे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये यहाँ से ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है कि भाब्रू जो है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का राजा बताया था। तो कौन सा अभिलेख में अशोक के द्वारा स्वयं को मगध का राजा बताया गया है, तो भाब्रू अभिलेख में, याद रखना है। ठीक है, और अशोक जो है दोस्तों उपगुप्त नामक बौद्ध से क्या की थी, शिक्षा ग्रहण करने का काम किया था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक के द्वारा किससे लिया गया था दोस्तों, तो उपगुप्त से लिए थे। किससे लिए थे, उपगुप्त से लिए थे। ठीक है, चलिए पहले शिलालेख में क्या है दोस्तों, दूसरा शिलालेख में तो क्या है कि पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो है वर्णन किया गया है। पहला शिलालेख में क्या था, तो पशु बलि की निंदा की गई थी। ठीक है, पहले शिलालेख में क्या किया गया था, पशु बलि की निंदा की गई थी, इसके बारे में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, पुलकेशन द्वितीय। किसके द्वारा, पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। अगर दोस्तों आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है कि आप 1.2 पे देखिए, 1.3 पे देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक के द्वारा किया जाता है। तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किस शासक के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, तो ये किस शासक के द्वारा किया जाता था, तो ये शेर शाह के द्वारा किया जाता था दोस्तों। और यही आग्नेयास्त्र चलाने के क्रम में जो है दोस्तों ये क्या हो जाती है, शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे, शेर शाह सूरी थे। इनका बचपन का नाम फरीद खां था
और 1540 ईस्वी में जो है बिलग्राम के युद्ध में ही क्या हो रहे थे, बिलग्राम के युद्ध में जो है ठीक है ना, 1540 में बिलग्राम का युद्ध में इन्होंने भाग लिया और इसी युद्ध के में जीत करने के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है इन्होंने बैठा। और एक बात ये भी याद रखना है कि शेरशाह की मृत्यु जो है 1545 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। और कहाँ होता है दोस्तों, तो कालिंजर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत किया गया है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म जो है पटना साहिब में 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इनके भाषा जो था इनके द्वारा जो है फारसी भाषा में, ठीक है, इनके द्वारा फारसी भाषा में जफरनामा लिखा गया है, ठीक है, फारसी भाषा में जफरनामा में लिखा गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1699 ईस्वी में, ठीक है, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जो है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की भी स्थापना किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही नहीं है ये, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज और मीर कासिम के बीच नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेज तथा मीर कासिम तो था ही, साथ ही साथ मीर कासिम जो था, अवध के नवाब जो था, मुग़ल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय था, ये सभी जो थे सभी शामिल थे दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है दोस्तों, पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, बक्सर के युद्ध में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिया, तो ऐसा दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। ये जो दिया गया है दोस्तों, ये कब दिया गया है? शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है 1765 ईस्वी में। तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। तो ये दोनों का दोनों क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो दोनों में से कोई नहीं सही है। चलिए अब कह रहा है दोस्तों कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है सर्वोच्चता की नीति आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो कौन सा आदिवासी समूह जो था दोस्तों वो पशुपालक नहीं थे? तो बैगा जो आदिवासी समूह थे वो क्या थे? पशुपालक नहीं थे, यानी पशु पालने का काम बैगा जो है नहीं करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई कि जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये 1840 ईस्वी में। कब किया गया? 1840 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। अंग्रेजों ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिया था कि हाँ भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रशासनिक सुविधा में के लिए हमें क्या हो रही है, प्रशासनिक की सुविधा के लिए हमें इसे जो है बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा, यही तो दिया था तर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से दोस्तों ये ऑस्कर अवार्ड को ही जाना जाता है। और बताएं थे दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो 1929 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो ये पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन बनी है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान जो बनी है दोस्तों वो विनेश फोगाट। कौन बनी है? विनेश फोगाट बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेप्टॉन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो पेप्टॉन और पेप्टाइड जो है दोस्तों किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन है, ये क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो किस खेल से दोस्तों बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। ये जो शब्द है दोस्तों बैंकर और मैलेट वो किससे संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से
1985 से 80 के बीच जो है चला था, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो समग्र रूप से क्या करना, उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार का अधिक से अधिक अवसर को प्रदान करना, यही जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस समय एक नारा चल रहा था, क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नारा चल रहा था उसमें क्या था? भोजन, काम तथा उत्पादन। भोजन, काम तथा उत्पादन जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का ही नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? कह रहा है वित्तीय समावेशन मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का? तो दीपक मोहंती समिति। दीपक मोहंती समिति का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? अगर आप ये लगातार प्रैक्टिस सेट देख रहे हो तो इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सबसे कम तरल मुद्रा, सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा कहेगा तो M1 होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होगा? M1। उससे कम सबसे ज़्यादा कहेगा तरल मुद्रा तो क्या होगा मेरे भाई? M1 होगा। फिर क्या होगा? M2। फिर क्या होगा? M3। फिर क्या होगा दोस्तों? M4, ठीक है। उसी तरीके से बढ़ते जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्वाधिक कम तरल पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा M1 है तो सबसे कम क्या होगा? M4 होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? M4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण है? कह रहा है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो किसको ऋण देने से है दोस्तों? तो आप कृषि को ऋण दीजिए, लघु उद्यम को, छोटे उद्यम, सभी से है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो कह रहा वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा जो ये पुस्तक लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद रखना है। और किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था? तो किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया था? प्रोत्साहित किया था, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया थे? प्रोत्साहित करने का काम किए थे कौन? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है? तो नागोया प्रोटोकॉल कैमरून, किसको अपनाया है दोस्तों? कैमरून को अपनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि कब अपनाया गया था दोस्तों? नागोया प्रोटोकॉल जो है कह रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है दोस्तों कहाँ संपन्न हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है, तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बाधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो बाधावन बंदरगाह की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है दोस्तों? तो बाधावन बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश के द्वारा किया गया दोस्तों? तो मलेशिया के द्वारा जो है भारत ने किसके साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से कितने राष्ट्रपति बने हैं? तो हम ये जो है दोस्तों ये डिस्कशन में हम आपको पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, तो इसका आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं कि 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी यही बने हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कह रहा है कि किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सुधा रघुराजन को, किसे किया गया है? सुधा रघुराजन को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि हाल ही में भारतीय रेलवे का
69वां डिवीजन कौन बना है? हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है दोस्तों? तो जम्मू रेलवे डिवीजन। कौन बना है? जम्मू रेलवे डिवीजन। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कह रहा है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है आटम को। किसे मिला है? आटम को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो इसमें जो है दोस्तों भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल है। क्या है? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जो ध्वजवाहक कौन है? तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि बोरहोल जियोफिजिक्स, कह रहा है बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम का कार्य करना शुरू किया है? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों ये कार्य? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा किया है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा किया है मेरे भाई? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ किया गया है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा का है ना, अगर पहला अगर आपसे पूछता तब क्या होता है दोस्तों? पहला जो चीतों के लिए जो किया गया है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है पहला चीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है दोस्तों? गौतम अडानी है। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है दोस्तों, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बताया गया है? तो जो यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको कि ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है दोस्तों, उसको क्या माना गया है? सबसे योग्य शहर माना गया है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क का राजधानी कोपहेगन को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो कितने के लिए किया है दोस्तों? 75 वर्ष हो गया। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव जो नियुक्त किया गया है मेरे भाई, अमृत लाल मीणा को। किसे किया गया है? अमृत लाल मीणा को किया गया है, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है दोस्तों 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्यों मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को? इस बात को भी ध्यान लीजिए क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही दोस्तों चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया गया है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों 23 अगस्त को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना इसका थीम रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ। और 2024 में जो है दोस्तों पहला इसका क्या बनाया गया? देखिए 2023 में ये भेजा गया था, 2024 में 23 अगस्त 2024 को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है पहला बार मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो एंटी रेप बिल 2024 जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो है दोस्तों निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है द किल ऑफ ह्यूमन बींग। द किल ऑफ ह्यूमन बींग यानी कि
मानव की हत्या करने वाले को तो होमिसाइड कहते हैं, ठीक है। मानव की हत्या करने वाले को, सुसाइड का मतलब तो जान ही रहे, ये आत्महत्या हो गया, खुद से हत्या। पैट्रीसाइड का मतलब हुआ दोस्तों कि पिता का हत्या करना, ठीक है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण का जो हत्या कर देता है, ठीक है। सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है आई वाज वेटिंग 2 आवर, तो आई वाज वेटिंग फॉर 2 आवर होगा, क्या होगा, फॉर 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, कह रहा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट आप यूज़ कर सकते हैं हार्ड एंड फास्ट के जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग को चुनना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि पहिया, पहिया की अगर हम बात करें तो पहिया जो है क्या दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी सभी के सभी सब जो हैं पुस्तक, पूर्णिमा, लिखावट, ये सभी स्त्रीलिंग है। कह रहा है कि एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या है, एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात का मतलब है कि अपनी बातों से पलटना, ठीक है। अपनी बातों से क्या करना, पलट जाना होता है। एक मुंह दो बात में अपनी बातों से पलट जाना। कह रहा है दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या है, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है तो दिक् जोड़ दर्शन, क्या होगा दोस्तों, दिक् जोड़ दर्शन हो जाएगा, ठीक है, दिग्दर्शन। और दोस्तों ये कैसा संधि है, तो ये जो है व्यंजन संधि है, ये कैसा संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। क्या क्या कौन कौन होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो 5 संधि होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कह रहा है व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो व्योम का जो पर्यायवाची शब्द है कौन नहीं है ना, तो पावक की अगर हम बात करें तो पावक नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों पावक नहीं है। पावक की अगर हम बात करें दोस्तों, व्योम जो है, व्योम का मतलब होता है आकाश, आकाश होता है, तो अंबर भी है, नभ भी है, अंतरिक्ष भी है, ये तीनों के तीनों तो व्योम है। लेकिन पावक जो है दोस्तों ये किसका है, तो अग्नि का है, ठीक है। पावक जो है किसका है, पर्यायवाची शब्द अग्नि का है। और अग्नि की बात करें तो अनल, आग, पावक, ये सभी जो है अग्नि का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, तो भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो वो है द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, यानी कि जितने भी भारत सरकार की जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 77 में ये बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। 67 की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में 67 में अनुच्छेद 67 में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन यानी 89वें संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की बात कही गई है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन 2003 से याद रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में गलत है, ठीक है, असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे भाई कि कह रहा है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, तो दोस्तों राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, गलत है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, तो कह रहा है कि वह शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, तो वो कौन होगा दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने के लिए दोस्तों कम से कम कितना होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, संसदीय प्रणाली के, देखिए क्या कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार चलाने का काम करता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं, यही जो है क्या होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए और हम बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री की पद की बात करें तो अनुच्छेद 74
और जो है 74 और 35% जो है अनुच्छेद 75। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं दोस्तों। तो ये जो है भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है ये आपसे पूछा है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो आप देख रहे हैं ये जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय में आप देखेंगे कि उसका क्या होगा, सीधा सा मतलब आपको ये ध्यान रखना है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, जिसका अनुच्छेद में वर्णन होगा मेरे भाई वो क्या है, एक संवैधानिक वो जो है जिसका अनुच्छेद में वर्णन होगा, वो अनुच्छेद में वर्णन होगा तो वो एक संवैधानिक निकाय होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहीं भी कोई अनुच्छेद में दिया गया है नहीं, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2019 में पारित किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है दोस्तों ये पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों। तो 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की खुशी में जो है ये काम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, यानी हंटर भी कहा जाता है। ठीक है, किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे मेरे भाई कि ओरियन जो तारामंडल है इसको शिकारी भी कहते हैं, यानी हंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो देखेंगे कि 1 और 2 क्या है दोस्तों, समुद्री जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। तो 1 और 2 आपका क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा नंबर आपका गलत है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल, हिंडन और टोंस नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो ये जो है आपका चंबल, हिंडन और टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अन्य सहायक नदी की अगर दूसरे सहायक नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, है ना, ये सभी की सभी जो है दोस्तों यमुना की ही सहायक नदी हैं। अगर हम बात करें महानदी की, 2 नदी जो है सहायक नदी में से पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जोंक पूछा जाता है एक कि जोंक किसकी सहायक नदी है, और एक तेल पूछेगा। तो जोंक और तेल, ठीक है, जोंक और तेल जो है दोस्तों महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपसे कावेरी का पूछता है तो कावेरी का ध्यान रखिएगा, हेमावती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, ये सभी के दोस्तों है कावेरी के सहायक नदी हैं। ठीक है, ताप्ती का क्या है, तो ताप्ती का जैसे आपको याद रखना अरुणावती, गोमई, ये जो है ताप्ती का अरुणावती, गोमई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है मेरे भाई, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में स्थित है हुक्का जलप्रपात। चलिए अब जरा देखिए तो मेरे भाई कह रहा है कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो कोयले के संदर्भ में आपसे पूछा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी गलत कथन। कह रहा है एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला, तो ये तो सही है दोस्तों। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने पर कोयला बिटुमिनस कोयला, तो ये भी सही है। कह रहा है लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है, तो ये भी क्या ही है। अब नेक्स्ट है जो हमारा ऑप्शन नंबर डी को जरा देखिए, कह रहा है धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है और बातिया भट्टी में लोहे के प्रगलन विशेष महत्व है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्योंकि गलत ही पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए कौन कौन से कारण है जो जिस पे जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आप देखेंगे कि विरासत का अधिकार, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अलाभकारी भूमि जोत एवं आकार, ये भी ठीक है। कह रहा है भूमि का विभाजन, इसके कारण भी क्या होता है, कृषि पे दबाव पड़ता है। बहुफसल नहीं दोस्तों, बहुफसल से क्या होता है, कृषि में विकास होता है, फसलों का क्या होता है, उत्पादकता क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हो जाएगा। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। दबाव का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि कृषि को मतलब नुकसान होना, ठीक है,
चलिए अब जो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो गाद और धूल, एक सेकेंड ओहो हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो गाद और धूल से बनी मिट्टी को हम लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को हम लोग कंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है मेरे भाई। तो देखिएगा कि एक सेकेंड, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है ना। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसे जो है दोस्तों 1994 में स्थापित किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुख्य रूप से ये जो है दोस्तों भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। तो हवाई परिवहन जो शुरू किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 में ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। तो कौन है दोस्तों श्वेत प्रकाश का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप देखेंगे कि बहुरंगी प्रकाश जो है दोस्तों क्या है? श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किन नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किस नियम के अनुसार? तो ये जूल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, किसके नियम के अनुसार दोस्तों? जूल के नियम के अनुसार होता है। और इस नियम के अनुसार जो है दोस्तों H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। इसको ध्यान रखना है। और इसी से क्या होता है? तो यही कह रहा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग। तो देखिए चालक के प्रतिरोध धारा के क्या वर्ग तथा समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और ये जो है दोस्तों जूल के नियम से ही निकल करके आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को जिस रूप में जाना जाता है। कह रहा है एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को जिस रूप में जाना जाता है उसे हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। ठीक है, और दाब कहेगा दोस्तों। तो दाब को ध्यान रखना है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो किसको क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, और पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखना है कि तरल पदार्थ की सतह का वह गुण जिसके कारण जो है अणुओं की ससंजक प्रकृति के कारण बाह्य बल का विरोध करने का अनुमति देता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो कौन सा जो है विकल्प जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब ध्वनि जो है परावर्तित होती है, जब ध्वनि क्या होती है? परावर्तित होती है, तभी प्रतिध्वनि क्या होता है? उत्पन्न होता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार जो उपयोग किया गया है मेरे भाई, किसका किया गया है? तो ये इसमें से आपको ध्यान रखना है लीगो का किया गया है। किसे? लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल होता है। ठीक है, क्या होता है? एल का मतलब होता है लेजर, आई का मतलब होता है इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल और वेव होता है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश है। तो सदिश किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें क्या हो, जिसमें सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ क्या हो? परिणाम भी हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान तो दोस्तों क्या है? इसमें दिशा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता जो है दोस्तों यही एक क्या है? सदिश राशि है। बाकी ऊर्जा घनत्व सभी के सभी दोस्तों अदिश राशि हैं। अदिश राशि क्या होते हैं? तो अदिश राशि सिर्फ और सिर्फ परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होते हैं। जैसे लंबाई हो गया, तापमान है, दिशा है, गति है ना, द्रव्यमान है, ये सभी की सभी अदिश राशि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबक छड़ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे भाई कि चुंबक के जो एस ध्रुव से क्या एम ध्रुव तक, एस ध्रुव से एन ध्रुव तक, ठीक है, क्या होगा? एन ध्रुव तक। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है।
तो परमाणुओं की संख्या निकालना है तो उसके लिए सही निरूपण क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान अगुण एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या तो सब में है दोस्तों, यहाँ मोलर संख्या वाला खत्म हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या और क्या है एवोगाड्रो, तो यही दोनों में से दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर, तो यही आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है। तो अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक जो अस्थायी खनिज है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो क्वार्ट्ज है। क्या है, क्वार्ट्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है। तो विंडो को क्लीन करने में दोस्तों हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका फार्मूला की बात करें तो NH4OH होगा। ठीक है, NH4OH हो जाएगा। विंडो को क्लीन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइकल फराडे हो जाएगा, माइकल फराडे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है, तो ये दोस्तों पीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है। तो आप देखेंगे कि दोस्तों क्या हो जाएगा, बी बेटा मांगे कार स्कूटर, हाँ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम था। तो संगीत के सुरों पर दोस्तों न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, और अष्टक नियम में ये बताया गया था कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब हम व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण जो है समान होता है। ठीक है, ये अष्टक नियम में किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। तो उदासीन ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये उदासीन ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, ये प्रकृति में कैसा है दोस्तों, तो क्षारीय है। तो यह बात यह आता है कि आखिर उदासीन ऑक्साइड उदासीन किसको कहते हैं। तो उदासीन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें क्या हो, जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। लेकिन Na2 जो है, कभी भी मेटल का ऑक्साइड जो है दोस्तों वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे Na2 जो है क्या है, क्षारीय है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजोन की एकलक इकाई क्या है। तो ग्लाइकोजोन की एकलक इकाई है दोस्तों वो क्या है, तो ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है। तो लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है मेरे भाई, तो वो है विटामिन ई। क्या है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों। तो इतना दूर तक आ गए हैं तो लास्ट तक बने रहिए। कह रहा लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फल, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या उपस्थित होता है मेरे भाई, तो एंथोसाइनिन उपस्थित होता है। क्या होता है, एंथोसाइनिन उपस्थित होता है। कह रहा लाल, बैगनी, नीले, काले रंग के फलों एवं सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है। तो ये क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जो है पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो पौधों के जड़ प्रजाति में मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति, पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है। तो भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सूखा रोग होता है और ये विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी बेरी रोग का लक्षण नहीं है। तो देखिए विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे घाव का भरना इसका जो है दोस्तों लक्षण नहीं है। इसका लक्षण क्या है, जब ये होगा बेरी बेरी रोग तो बोलने में कठिनाई होगा, आँखों की अनैच्छिक गति में जो है दिक्कतें होने लगेगी, अंग जैसे कि हाथ पैर सर में क्या होगा, दर्द होगा, चलने में कठिनाई होता है, शरीर में झुनझुनी होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा। ये सभी जो है दोस्तों बेरी बेरी रोग का मुख्य लक्षण है, लेकिन धीरे धीरे घाव का भरना जो है दोस्तों मुख्य लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। तो 2 धमनियाँ होती है। कितनी धमनियाँ होती है दोस्तों, 2 धमनियाँ होती है। एक होता है नाभि धमनियाँ कहते हैं और दूसरे को नाभि शिरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिकीय द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन, पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें जो देखेंगे तो ईओसिन है। क्या है, ईओसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तो कह रहा अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के मरम्मत प्रणाली में कार्य करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मूल कोशिका जो है क्या है दोस्तों, एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ मूल कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है, मूल कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, और ये जो है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है। तो कौन सा दोस्तों अस्थायी ऊतक की विशेषता है। तो अस्थायी ऊतक की विशेषता जो है दोस्तों क्या है, अंतर कोशिकीय रिक्तियाँ का क्या होना, मौजूद होना। तो ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप सारे प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे और इससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट डे। जब तक के लिए धन्यवाद।